वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। कल के वीडियो के बाद ये सवाल उभर कर आया कमेंट सेक्शन में। काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा था कि आप टेस्ट सीरीज और मॉडल टेस्ट पेपर ज्वाइन करने से मना करते हैं। दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि आप मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन करना चाहें वो उस समय करें जब आपके सिलेबस की तैयारी पूरी हो चुकी हो। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन के चक्कर में इतना ज़्यादा न पड़ें, क्योंकि आजकल ऐसा दौर है कि इंटरनेट की फैसिलिटी सब जगह है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को शुरू कर सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि उसका वाइड ऑफ द मार्क कंटेंट आपको गुमराह कर दे। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ या मॉडल टेस्ट पेपर हल करने हैं तो जो स्थापित ब्रांड्स हैं उन पे आप थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको यही कहूँगा कि टेस्ट सीरीज और मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने का प्रयास करने से बेटर यह है कि आप पुराने परीक्षाओं के पेपर सॉल्व करें, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो 30 प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है, प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, किस तरह से उन प्रश्नों में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आप ये 30 नंबर के पेपर को अच्छी तरह से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 3 तरह के प्रश्न आ रहे हैं। पहले प्रश्न जो करीब 6 से 8 होते हैं वो उस कैटेगरी में है जिसमें डायरेक्ट आंसर होता है कि अमुक सिद्धांत किसने दिया, अमुक थियरी किसकी है, और आप उसके डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। दूसरी कैटेगरी में ऐसे प्रश्न शामिल होते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ता है, यानी जो सिद्धांत आपने पढ़ा है उन सिद्धांतों पर चिंतन मनन करने के बाद दी गई हाइपोथेटिकल कंडीशन के आधार पर आपको निर्णय पर पहुंचना होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपका सोच विचार लगातार चलता है और फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी ज्ञान है उस ज्ञान की विभिन्न कड़ियों को आपस में जोड़ना और फिर एक निष्कर्ष तक पहुंचना। खास तौर से जो पेडागॉजी है उसमें इसका ध्यान रखना है। तीसरी कैटेगरी में हमारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान के कारण ही, व्यवहारिक ज्ञान होने पर ही उनके आंसर दिए जा सकते हैं। अब हम ये देखें कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। देखिए, ट्रेडिशनल वे तो ये है कि आप किताब लाएं या जो गाइड बुक्स आप पढ़ रहे हैं उन गाइड बुक्स से कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करें। और ट्रेडिशनल तरीके में लोग क्या करते हैं, वर्ड बाय वर्ड उसको याद कर लेते हैं। एक तरीके से वो लर्निंग बाय रॉट है जिसमें आपकी मेमोरी का पावर काम करता है और आप चीज़ों को पूरी तरह से ग्रास्प कर लेते हैं, खींच लेते हैं, अपने ब्रेन में सेव कर लेते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में ये मेथड ज़्यादा अच्छी तरह काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, अवधारणाओं के प्रति आपके दृष्टिकोण और आपने पढ़कर क्या समझा है, क्या आप उसे अप्लाई कर पाएंगे भविष्य में या नहीं, इस बात की जांच की जाती है। तो इसमें हमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके अपनाने होंगे। जब आप बाल विकास को करते हैं तो उस समय आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं अपने आसपास के परिवेश में गौर करें, और जिस एज ग्रुप को आप पढ़ रहे हैं उस एज ग्रुप से रिलेटेड कोई बालक, उसको आप अपना एक वो बना लीजिए एक तरीके से लर्निंग टूल। और जो आप पढ़ रहे हैं उसे उस बालक के ऊपर सोचिए कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सिम्टम्स, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो लक्षण, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो तमाम चीज़ें उस बालक में पाई जाती है या नहीं। इससे आपको चीज़ों को समझने और याद रखने में बड़ी आसानी होगी। ये बहुत व्यवहारिक तरीका है और ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है अगर आपका सिलेक्शन सही है। इसके साथ साथ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में एक काम और हम कर सकते हैं, जो कल भी मैंने आपको बताया था कि आप क्विज़ का निर्माण करें। क्विज़ निर्माण करने से जो डिफ़िकल्ट कंटेंट है वो आपका क्विज़ के रूप में या प्रश्नों के रूप में सेव होता जाता है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि कल हम उस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाल विकास और शिक्षा शास्त्र इसके 30 नंबरों के लिए अगर हम मॉडल पेपर सॉल्व करें तो। मैं आपको एक रोचक चीज़ बताता हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके पास मॉडल पेपर्स होंगे और टेस्ट सीरीज भी होगी। आप एक चीज़ पे गौर कीजिए कि परीक्षा के जो 2018 का प्रश्न पत्र है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको अपने सामने रखिए और फिर ये टेस्ट सीरीज और मॉडल टेस्ट पेपर को आप देखिए। आप पाएंगे कि परीक्षा के अंदर मुख्य जोर अवधारणाओं पर है, यानी अवधारणात्मक समझ पर परीक्षा ज़्यादा जोर दे रही है। मॉडल टेस्ट पेपर और ये जो क्विज़ क्या कर रहे हैं, तथ्यात्मक चीज़ों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये वही वाली बात हो गई कि आपको जाना तो उत्तर पूर्व में है और ये चीज़ें आपको उत्तर दक्षिण में ले जा रही हैं। तो
तो आप पूरी तरह से मिसगाइड हो सकते हैं। अवधारणात्मक प्रश्नों पर आपको पूरा ध्यान देना है, अच्छी तरह से उन प्रश्नों को करना है, खुद प्रश्न बनाने हैं और जो आप पढ़ रहे हैं उसे अपने पर्यावरण से जोड़ दीजिए। देखिए, हम चीज़ों को तब बहुत अच्छा याद रख पाते हैं जब हम किसी पढ़ी हुई चीज़ को अपने दायरे में मौजूद चीज़ों से जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किशोरावस्था के लक्षण पढ़ रहे हैं तो आप अपने आसपास कोई किशोर है तो उसके जो आप पढ़ रहे हैं आप गौर कीजिए, सोचिए कि क्या ये सारे लक्षण इसमें हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो इसमें नहीं है और कौन से ऐसे लक्षण हैं जो इसमें तो है लेकिन किताब में नहीं है। जब आप इस तरह से कोरिलेट करेंगे चीज़ों को तो बाल विकास आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र के अंदर भी, पेडागॉजी के अंदर भी ये मेथड उसी तरह से काम करेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके इस प्रयास के अंदर थोड़ी बहुत ईमानदारी हो और गंभीरता हो। ऐसा नहीं है कि आप किशोरावस्था, स्कूली बच्चों की किशोरावस्था पढ़ रहे हैं और आप ऐसे ही किसी को सैम्पलिंग के तौर पर उठा लेते हैं और बहुत मामूली तरीके से आप उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप काम करते हैं तो आपको गंभीरता से करना पड़ेगा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं हमारे इस चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो अवधारणाओं को विस्तृत करते हैं, जो हमारे अवधारणात्मक ज्ञान के दायरे को बहुत बढ़ा देते हैं। तो चूंकि हम उन सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि क्या मैं अपने आसपास, अपने दायरे के अंदर मौजूद किशोरों के ऊपर या जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर इन अवधारणाओं को लागू कर पाता हूं या नहीं। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो निश्चित तौर पर चीज़ें आपको अधिक लंबे समय तक याद रहेगी, और जब चीज़ें आपको अधिक लंबे समय तक याद रहेगी तो फिर आपके लिए परीक्षा थोड़ी सी आसान हो जाएगी। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि परीक्षा चाहे फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल, मई, जून, जब भी होनी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी, इस पर आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर सब्जेक्ट का मामला है तो बहुत सारे हमारे ऐसे साथी होंगे जो सोशल साइंस में बहुत स्ट्रांग हैं, 60 में से 55, 56, 57, 58 तक अंक अर्जित कर सकते हैं। कुछ साथी ऐसे होंगे जो अंग्रेजी से फाइट कर रहे हैं और अंग्रेजी में बहुत अच्छी स्कोरिंग करेंगे। हर व्यक्ति का एक स्पेशलाइजेशन का एक फिक्स एरिया है, लेकिन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये दो चीज़ें, खास तौर से बाल विकास, एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए कॉमन है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि इसके जो 30 प्रश्न, अक्सर लोग कहते हैं 30 में से 25 प्रश्न हम कर पाएंगे, 26 कर पाएंगे, 27 कर पाएंगे, या कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ये कंटेंट पढ़िए आप 28 प्रश्न कर पाएंगे, कुछ कहते हैं 30 भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये आपके मेरिटोरियस क्वेश्चन में मानता हूँ, खास तौर से बाल विकास के अंदर कम से कम 12 से 15 प्रश्न ऐसे जरूर आते हैं। इन 30 अंकों में से, शिक्षा शास्त्र और बाल विकास में से करीब 15 प्रश्न ऐसे, 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी मेरिट को डिसाइड करते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के अंदर आपकी आधारभूत समझ की परीक्षा होती है। बाकी जो भी है वो आपके सब्जेक्टिव ज्ञान, सब्जेक्ट का जो ज्ञान है उसकी परीक्षा है, भाषा का ज्ञान है तो वो उसकी परीक्षा है, और कोई भी व्यक्ति इसके अंदर माहिर हो सकता है, पारंगत हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कॉमन है। अगर आप साइंस में बहुत अच्छे हैं और आपने इसको अच्छी तरह से कवर नहीं किया तो साइंस मैथ की जो मेरिट बनेगी उसमें आप पीछे चले जाएंगे। सोशल साइंस आपका बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपने इन 30 नंबरों को ढंग से तैयार नहीं किया तो आप वैसे ही पीछे चले जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि जब तक परीक्षा ना हो, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इन दो को आप लगातार लेकर चलें, रूटीन बेस पर लेकर चलें। इनके लिए आप लॉन्ग टर्म रणनीति बनाएं। रणनीति दो तरह से होती है ना, एक तो शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। तो इन 30 नंबरों के लिए आप लॉन्ग टर्म रणनीति बनाएं, और ऐसी रणनीति बनाएं कि 4 महीने तक ये लगातार आपके सामने से ये विषय आता जाए, जाता जाए। रेगुलर इसके ऊपर आपका डिस्कशन हो, रेगुलर कोई रिवीजन हो, रेगुलर आप इसके संबंधित लिटरेचर को पढ़ें। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार आप बाल विकास के कंटेंट जो आपके पास अवेलेबल है उसको पढ़ेंगे, उतनी ही बार ये आपके दिमाग में जमेगा। और जब बहुत अच्छी तरह से जम जाएगा तो उससे रिलेटेड कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन आया, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आया, यानी ऐसा प्रश्न जो आपने किताबों में नहीं पढ़ा, आपके किसी मॉडल टेस्ट पेपर में नहीं आया, पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में भी नहीं आया, लेकिन परीक्षक ने एक काल्पनिक स्थिति रचकर और वो प्रश्न बना दिया और आपको दे दिया, तो अगर आपकी अवधारणात्मक समझ अच्छी है तो आप उस प्रश्न को कर पाएंगे। अब हम इसको सम अप करते हैं। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसको जब तक परीक्षा नहीं होती है रेगुलर बेस पर लेकर चलना है। इसमें कोताही मत बरतिएगा वरना हमें नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, जो आप पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट आप बाल विकास का पढ़ रहे हैं या पेडागॉजी का पढ़ रहे हैं, इस कंटेंट पर आप खुद प्रश्नों को रचित करें।
पहले तथ्यात्मक प्रश्नों को रचित करें और धीरे धीरे जब 3-4 आपके रिवीजन हो जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि कंसेप्ट्स आर क्लियर्ड, उस समय आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करें और खुद ही उनके आंसर दें। इससे आपकी अवधारणाएं बहुत मजबूत हो जाएगी। ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये कि जो सिद्धांत आप बाल विकास के या शिक्षा शास्त्र के आप पढ़ रहे हैं, उन सिद्धांतों को आप अपने परिवेश से जोड़िए। अपने परिवेश से जोड़ने का मतलब यही है कि जो बालक आपके आसपास हैं उनके ऊपर आप उनको अप्लाई करके सोचिए और फिर आप ये देखिए कि सिद्धांत और व्यवहार में कितना फ़र्क है भी या नहीं है, और अगर है तो क्यों है। कौन से लक्षण किताबों में नहीं हैं लेकिन वास्तव में देखे जाते हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो वास्तव में देखे जा रहे हैं और किताबें उनके बारे में बहुत कम बता रही है। ये तमाम चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप चीज़ों को, सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ेंगे। व्यवहार से जोड़ना कैसे? अपने आसपास के दायरे में देखेंगे। कोई अगर आप कोई बच्चा है तो उसके बारे में आप सोचेंगे, कोई किशोर है तो उसके बारे में आप सोचेंगे। जहाँ तक शिक्षा शास्त्र का मामला है तो इसमें भी आप यही करेंगे कि शिक्षण विधियाँ हैं तो आप अपने ऊपर सोचेंगे या बालक के ऊपर सोचेंगे कि एक 7 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा या 15 साल का बच्चा सोचेगा कैसे, अगर मैं ये प्रश्न उसे दूंगा तो वो सोचेगा कैसे। ये एंटिसिपेशन आपको करना है। जब आप ये एंटिसिपेशन करेंगे कि अमुक प्रश्न आने के बाद कोई बालक इस तरह से सोच सकता है, तो फिर आपके अवधारणाएं बहुत तेजी से क्लियर होगी। न सिर्फ क्लियर होगी बल्कि आप बहुत बेटर तरीके से उनके प्रश्न जब परीक्षा में आएंगे तो आप उनका आंसर दे पाएंगे। अंतिम चीज़ जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर से रिलेटेड थी, मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर चुका हूं कि जब तक आपके सिलेबस के 3-4 रिवीजन नहीं हो जाएं, आप मॉडल टेस्ट पेपर से दूर रहिए, टेस्ट सीरीज से दूर रहिए। कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी है जो चैप्टर बाय चैप्टर देते हैं लोग, जैसे पहला चैप्टर बाल विकास का पढ़ा दिया तो अब वो टेस्ट सीरीज आ गई है। आप फिलहाल इनसे बचिए क्योंकि आपको पूरा कंटेंट एक साथ कवर करना है। पहले अच्छी तरह से आप उसको 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए, चीज़ें दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो। क्योंकि आप एक चीज़ शायद नहीं जानते तो जान लीजिए कि बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज़ दूसरी चीज़ से इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है। तो एक चीज़ पढ़ने के बाद आप प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल है। आपको तमाम चीज़ें एक साथ पढ़नी है। मेरे कहने का मतलब है कि तमाम चैप्टर सारे एक साथ पढ़ने हैं। नॉलेज को पूरी तरह से आपको कंसोलिडेटेड नॉलेज चाहिए। आपको इस तरह का नॉलेज नहीं चाहिए कुछ इधर से नहीं। सारे चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे। जब पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पर स्विच ओवर करेंगे, उससे पहले नहीं। टेस्ट सीरीज भी आप ऐसी लें या मॉडल टेस्ट पेपर भी आप ऐसे लें जिनका कुछ लेवल हो, जो निष्पक्ष तरीके से चलते हो, जिनका तथ्यात्मक चीज़ों पर इतना ज़्यादा जोर ना हो कि वो 100 प्रश्न दे रहा है उसमें से 80 उसने तथ्यों पर डाल दिए। क्योंकि वास्तविकता में, व्यवहार में ऐसा नहीं है। लगभग 40 और 60 का इसका रेशो चलता है, आप देख लेंगे। तो हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तथ्यात्मक प्रश्न तो आप रट भी लेंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुए तो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अंतिम बात मैं आपको यह कहूंगा कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि जरूरी नहीं है कि ये मॉडल टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज आपकी मदद करें, लेकिन इतना मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो रिट के हों, आरटेट के हों, सी टेट के हों, एमपी टेट के हों, किसी के भी हों, यूपी टेट के हों, लेकिन वहां जो प्रश्नों की प्रकृति है वो आपके दिमाग में बैठेगी कि वास्तव में परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, परीक्षक हमसे क्या एंटिसिपेट करता है, एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर परीक्षक जिन्हें इग्नोर कर देता है, जिन्हें पूछता ही नहीं है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर हर जगह से प्रश्न आ रहा है, हर जगह प्रश्न आ रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, राजस्थान हो, सी टेट हो, कुछ भी हो। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा व्यवहारिक बनिए, व्यवहारिकता से काम कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकेबिलिटी के बिना आप इस परीक्षा के अंदर मुश्किलों का सामना करेंगे। आशा है आप इसे फॉलो करेंगे और मिलते हैं कल फिर एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। जय हिंद।